ये जो माशाल्लाह इन्होंने कमी दी है ना, वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 3 दिन बाद। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। तो माजरत के साथ ये आई वॉश है, टू लिटिल टू लेट। मुझसे आप लिखा हुआ ले 1 अगस्त से प्राइसेस ना बढ़ी, मेरे नाम पर। आर्टिकल 6 लगाना इमरान खान के खिलाफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर कानून, मेरा ख्याल है कि लोग इसको बाय नहीं कर रहे स्टोरी को। आर्टिकल 6 की जानिब हुकूमत को जाना चाहिए। मैंने आइन का हल्फ उठाया, तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। इमरान खान भी भरपूर जोर लगा रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 जलसे कर रहे हैं और भरपूर अंदाज के अंदर जलसों के अंदर लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीट जीतने की है? अव्वल तो जमहूरियत की कोई लड़ाई नहीं है, ये डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी जंग के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरा। नाजरीन, गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने बादी नजर में अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने तफसीली फैसले में इजाफी नोट लिखा, जिसमें उनका यह कहना था कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर और वजीर आजम ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। अब पार्लियामान फैसला करे कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल करवा कर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाजा बंद करना है या फिर ये दरवाजा खुला छोड़ना है। तो अब वो हुकूमत जो पहले ही झूठे केसेस और इंतकामी कार्रवाइयों से अपने मुखालफिन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसकी आड़ में आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ है। वजीर दाखिला राना सलाहुल्लाह ने मीडिया पर आकर ऐलान भी इस हवाले से कर धमकी भी दी है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए अब काम शुरू कर दिया गया है। उनका इस हवाले से क्या कहना था वो आपको पहले सुनवाते हैं। तो इजाफी नोट के तनाजुर में राना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इंदिया तो दे दिया है, लेकिन क्या इजाफी नोट की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई मुमकिन भी है? क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है? और इस इजाफी नोट की कानूनी हैसियत क्या है? ये वो सवालात हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और अच्छी खबर सुनाई। उनका यह बताना था कि पेट्रोल की कीमत में रात 12 बजे के बाद 18 रुपए 50 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $122 फी बैरल थी जब यह कीमतें बढ़ाई गई थी। अब इस वक्त तकरीबन $98 से लेकर $99 के दरमियान ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत है। अब क्या ये जो कमी की गई है, इस तनासुब से क्या फेर कमी की गई है? दूसरा सवाल ये उठता है कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है, अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो वो वापस नहीं आती हैं। इस चीज को भी क्या हुकूमत मेक श्योर करेगी कि इसका जो फायदा है वो आम आदमी तक भी पहुंचे? इसी से ही हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल अजीज साहब, चीफ न्यूज ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त का। साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। शानदाना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये कह रही थी कि जिस तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की गई है, तो 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। तो 18 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई है। तो कमी तो कम से कम कर दी गई है, रिलीफ तो मिल ही गया है ना आम आवाम को? शुक्रिया कामरान साहब। पता नहीं किस आवाम को रिलीफ मिला है, वो जो एक वक्त का खाना खा रहे हैं, आप उनसे पूछ लें। बाय द वे, मैं गांव से हूँ, मेरा ताल्लुक है पेशावर के गांव से, तो माजरत के साथ अब आवाम से पूछे ना, हम आपको कुछ और कहेंगे। दूसरी बात, ये जो माशाल्लाह इन्होंने कमी दी है ना, वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 3 दिन बाद। तीसरी बात,
मरियम नवाज साहिबा ने खान साहब के पीछे पड़ी में 2 दिनों से बगैर उनका नाम लिए, विच इज़ वेरी डिसइनजेन्युअस, कि कहती मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बट सिर्फ उन्हीं की बातें कर रही होती अभी भी। एंड दिस इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल टॉकिंग, मुजरिमा है ये। ना ये इनकी गवर्नमेंट में कोई पोजीशन है, सिर्फ ये पोजीशन है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और करंट प्राइम मिनिस्टर की नीस है। उन्होंने कहा कि जो 100 यूनिट हमने पंजाब के लिए कम किए थे, शर्म आनी चाहिए ये सूबाई तासुब लाने के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब है या पंजाब की ज़मीनी इलेक्शन है तो उधर आपने 100 यूनिट कम किए, सारे पाकिस्तान में क्यों नहीं किए? इस खान साहब जिन पे लोग हंसे थे, 3.5 साल महंगाई मुकाम आज का ड्रामा किया, 5 रुपए फी यूनिट सारे पाकिस्तान को मिल रहा था जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करे थे। तो माजरत के साथ ये आई वॉश है, टू लिटिल टू लेट। मुझसे आप लिखा वाले 1 अगस्त से प्राइसेस ना बढ़ी, मेरा नाम बदल गया। रिजवाना साहब, आप समझते हैं कि फिर प्राइस डिक्रीज किया गया है क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत से अगर मवाजना किया जाए अभी की कीमत का, तो 18 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप क्या समझते हैं कि ज्यादा प्राइस में डिक्रीज नहीं करना चाहिए था? और जिस तरह के शानदाना साहिबा कह रही हैं कि ये सिर्फ ज़िमनी इंतखाब के लिए आई वॉश है, क्या आप इस चीज की गारंटी देंगे कि अगर क्रूड प्राइस की कीमतों में इजाफा नहीं होता है तो IMF के दबाव में आप दोबारा से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं करेंगे? देखें जी, लेट्स हैव अ रियलिस्टिक व्यू। हमारा जो नज़रिया है, जो हमारी सोच है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। उसमें सियासत का अमल दखल कम होना चाहिए। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अब कंपैरेटिव रेट की कमी जो है, ये कहा जा रहा है, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें इतनी कम होगी और पाकिस्तान में इतनी कमी जो है, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। कंपैरेटिवली उन्होंने देखा हुकूमत ने, और ये बताएं अगर ये कमी ना होती फिर बताएं तो फिर क्या उस वक्त लोगों की फीलिंग होती। अच्छा, आप रिजवाना साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर ज़िमनी इंतखाब ना होते, IMF का जो दबाव इस वक्त मौजूद है वो उसी तरह बरकरार होता, सिर्फ ज़िमनी इंतखाब ना होते, आप ये समझते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब ये 18.5 रुपए पेट्रोल की कीमत में और 40 रुपए डीजल की कीमत में जो कमी की गई है, फिर भी ये कमी होती? कामरान साहब, मैं भी अपने दिल पे हाथ रखता हूँ, आप भी अपना दिल संभाल के बैठे, मेरी बात ज़रा गौर से सुने। बात यह है कि ज़िमनी इंतखाब तो कब से हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में दिन ही 2-3 रह गए हैं। तो अब तेल की कीमतें ज़िमनी इंतखाब आज घटाई हैं, जब बढ़ाई थी उस वक्त हमें नहीं पता था ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हमने उस वक्त सियासत को नहीं बचाया, उस वक्त हमने रियासत को बचाया है। वरना ज़िमनी इंतखाब को देखते तो उस वक्त हम कीमतें ना बढ़ाते, फिर वही असर करते जो खान साहब कर गए थे कि अनफंडेड सब्सिडी दे के और तेल की कीमतें कम कर गए। मेरी एक नेचर है, मैं कोई ज़्यादा तनकीद वाली साइड पे नहीं जाता। आपने इस तेल के बारे में पूछा और मैंने बड़ी फ्रैंक सी आपको बात की है। मैं समझता हूँ ये एक रिलीफ है। अगर इसको भी अगर आप रिलीफ नहीं समझते तो जाए पेट्रोल पंप पे लोगों से पूछें, जो 18 रुपये कम पेट्रोल हुआ और 40 रुपये डीजल कम हुआ, उनके तासुरात लें। यहाँ बैठकर मैं भी बड़े मज़े से बात कर सकता हूँ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, क्योंकि मैं अल्लाह का फजल हर रेट पे शायद अफोर्ड कर सकूँ और भी लोग कर सकें। उन लोगों से पूछें जिन्हें रिलीफ मिला है। हर चीज़ को सियासत की नज़र मत करें। वी हैव टू सर्व द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई PML है ना, PTI है, कोई JUI है, पीपल्स पार्टी है। लोगों की खिदमत करनी है तो दिल पर हाथ रख के हर आदमी खिदमत करे। एतराज करने के लिए तो बड़े एतराज हैं, उसमें जेन्युइन भी होते हैं, उसमें आगे जब असल मकसद ये है कि आए जब ज़िमनी इंतखाब खत्म हो जाएंगे और यकम अगले महीने की आएगी तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगी या फिर एटलीस्ट बरकरार रहेंगी। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी तस्करा कर लेते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दाखिला का जिक्र भी कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। शानदाना साहिबा, आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बात की जा रही है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, PDM की हुकूमत अगर ये फैसला करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से प्लान क्या है? शुक्रिया कामरान साहब। मैं रिजवाना साहब की पोजीशन के साथ सिंपैथी रखती हूँ, लेकिन रिजवाना साहब ने एक बात कही जो शायद यही कह सकते हैं, प्रॉबली बाकी PDM में इतनी हिम्मत नहीं है बात करने की कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज मत किया करें। जब हमारे ज़माने में तेल या गैस में 1 रुपए का फ़र्क आता था तो उनका पूरा टोला निकल आता था। 3 दफ़ा तो JUIF इस्लामाबाद आई थी, 1 दफ़ा
मरियम साहिबा 2 दफ़ा आई थी, 2 दफ़ा बिलावल साहब आए थे। तो आई थिंक थोड़ा सा हक, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर चीज़ सियासी नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि ये करीब माजी है, कोई दूर नहीं है, 6 महीने साल पुरानी बात है, तो माजरत के साथ ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एग्री कि शायद रजवाना साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो, बट इनकी पार्टी का ये नहीं है। मैं भी यही चाहूँगी कि अगर आवाम को 18 रुपए रिलीफ मिले, 1800 रुपए मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। अच्छी बात है, अल्लाह करे कि 1 अगस्त तक ये कायम रहें और इससे बढ़े ना, और कम तो नहीं होंगे मुझे तो ये नज़र आ रहा, बट लेट्स सी। IMF की डील के हवाले से आपको एक और बात बता दूं कि IMF ने 2 चीज़ें उनकी, एक तो झूठ कह रहे थे कि $6 अरब मिल रहे हैं, वो जो मैंने शुरू से प्रेडिक्ट किया था कि उनको $1 बिलियन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 1.2 बिलियन मिले हैं। वही एग्रीमेंट जो ये कह रहे थे, बिलावल साहब ऊंची आवाज़ में असेंबली में कहते थे PTI IMF ने किया है, तो सर जी फिर अपनी भी पार्टी का नाम बदल लें, बिकॉज वही एग्रीमेंट आप आगे लेके गए। या तो हमारा एग्रीमेंट ठीक था या आपका एग्रीमेंट गलत है, दोनों नहीं हो सकते। ओके, अच्छा शाहनाज साहब, अब आर्टिकल 6 के हवाले से प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर PDM की हुकूमत जो है वो फैसला करती है कि आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, खासतौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, तो प्लान क्या है? मैं उसी पॉइंट पे तो आ रही थी कि ये लोग क्यों, उन्होंने एक नया शुरशरा छोड़ा है, कुछ दिन पहले से इकबाल का शुरशरा छोड़ा, उस दिन पहले कुछ और छोड़ा। ये बेसिकली डिवर्जनरी टैक्टिक्स है। किस चीज से? ये जो आर्टिकल 6 का भी माशाल्लाह ऑबिटर डिक्टा में ये रिटायरिंग जज ने बोला है, ये जॉब एप्लीकेशन है, साल बाद आप देख लेंगे कि उनको बड़ी अच्छी पोस्ट मिली होगी। अभी तो ऑनरेबल जज साहब है, फिर आप देख लेंगे साल बाद। और ऑबिटर डिक्टा इज इररेलेवेंट, बट चले, आई विल गेट टू दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट। ये क्यों हो रही थी, ये क्यों ये ऐसी बातें कर रही है शुशा, क्यों हर रोज एक वो नहीं होता जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं बोतल एक्सप्रेस और शरबत यूनाइटेड वाले अखबारों की स्टोरीज क्यों निकल रही हैं? वो इसलिए निकल रही हैं कि IMF ने इनको 2 चीजें डाली जो उनको मानने को तैयार नहीं है। एक एंटी ग्राफ्ट लॉ, जो नैब का लॉ है, जो तरमीम इनने की है, वो मानने को तैयार नहीं है। पैसे अभी नहीं आए, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, पैसे तब आएगी जब इनकी IMF की शर्त मानी जाएगी। दूसरी बात कि जो ग्रेड 17 से 22 तक ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जितने भी हैं, और तमाम पॉलिटिशियंस, नॉट जस्ट मिनिस्टर्स, उन्होंने अपना कच्चा चिट्ठा पैसे का खोलना है। इस पे ये लोग आगे पीछे हो रहे थे, अब तरीका निकाल रहे हैं कि इससे कैसे बचना है। अब ये जो आर्टिकल 6 का शोशा निकाला गया है, मेरी बात सुने, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आईन को आग लगाते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। एक जज था, हिम्मत वाला आदमी था, आपके जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनल्लाह साहब, उनके ससुर थे, और उनको जनरल ज़िया ने पाकिस्तान से भगा दिया था। इस मुल्क में गैरत से पाक लोग बहुत ज्यादा हैं, गैरत वाले बाहर ही चले जाते हैं, -1 पर्टिकुलर पर्सन। अब इशू ये है कि PTI क्या करेगी? PTI क्या कर सकती है? हमारे पास है ही क्या? थाने जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हुकूमत इनके पास है, पुलिस इनके पास है, कुछ काली भेड़ें जो है एस्टैब्लिशमेंट की वो इनके पास है। फौज पाकिस्तान थी, हैं और रहेंगी लॉयल टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनकी, मेरे पूरा खानदान फौज में था, और मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे खानदान में जिनकी कमरें टूटी हैं इन द जो बांग्लादेश का वॉर था। मेरे अपने चाचा के, मेरे मामू वॉर हीरो हैं, तो मैं उस खानदान से आती हूँ जिस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस तरह वो लोग जल सड़ रहे हैं, और उसका प्रूफ ये है कि वही ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका को एग ऑन करता है कि हमारे न्यूक्लियर असासे फ्री में ले ले या इनको $200 अरब दे के इनका मुंह बंद कर दें, वही ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन का आज आर्टिकल आया है, और वो ये कह रहे हैं कि जी पहली दफा फौज पाकिस्तान में हलचल मच गई है, क्योंकि उनको ये जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेड क्रुक्स, उनको ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपस में लड़े पॉलिटिशियंस, हम पुलिस, हम जजेस, हम हर इदारे से लड़े, बाहर का बंदा कैसे आके इंटरफेयर कर सकता है? सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, हम अगर यहाँ पे केस करेंगे, हम जाएंगे केस लड़ेंगे, हम प्रूफ और इस हवाले से जरूरी पूछूंगा कि केस चलता है और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नजरबंद कर दिया जाता है या फिर पाबंदी सलासिल किया जाता है, उसके बाद क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस हवाले से जरूर पूछूंगा। फैसल अजीज खान साहब, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करते हुए आपको नजर आती है ये PDM की हुकूमत, और अगर ऐसा होता है तो मुल्की मंजरनामा क्या होगा? देखिए, एक ऐसी क़यादत के खिलाफ जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका बयानिया सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना इमरान खान के खिलाफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर कानून, मेरा ख्याल है कि लोग इसको बाय नहीं कर रहे स्टोरी को। हुकूमत की कोशिश है, हुकूमत के राना सनाउल्लाह साहब की कोशिश है कि एक हिरासमेंट क्रिएट की जाए। जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए, उनके नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं, और खुसूसन जो इस वक्त इंतखाबात वाली कैंपेन है, उस पर एक दबाव वाला मामला है। ये तो असल में लेकर जाएं कैबिनेट के अंदर, और कैबिनेट के अंदर 18 जमातें हैं, उनमें से कितनी जमातें इस मामले पे साथ खड़ी होती हैं। और अगर इस तरह से आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाए
तो फिर बहुत सारे मामला के अंदर मैं समझता हूँ आर्टिकल 6 लगेगा, फिर लगाया जाएगा। मैं तो एतजाज एहसन साहब ने इसकी तशरीह की है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने फरमाया है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शायद उनको कानून का नहीं पता और वजीर कानून को भी कानून का नहीं पता। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत आर्टिकल 6 नहीं लग सकता है। मैं एतजाज एहसन साहब को कोट कर रहा हूँ जिन्होंने गोल से गुफ्तगू करते हुए बात कही। तो मेरा ख्याल ये है कि सिवाय हरासमेंट के लोगों को खौफ में लाने के अलावा कुछ नहीं है और लगने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर इस तरह लगना शुरू होगा आर्टिकल 6 तो फिर बहुत सारी चीजों पे लगेगा। मेरा ख्याल है पीटीआई इस वक्त बहुत स्विंग में है, बड़ी पॉजिटिवली कैंपेन चलाई है इमरान खान साहब ने और ज़िमनी इंतखाबात को वो बहुत आगे तक बहुत सीरियस ले रहे हैं। उसमें ये फैसला आना और उसके बाद फिर इसके ऊपर हुकूमत का ये कहना, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो कैंपेन जो चल रही है क्या उस वजह से प्रेशराइज्ड है हुकूमत? इस पे ही बात करूंगा। रजवाना साहब आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा, क्या समझते हैं आप? गो के जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया था उस वक्त उनका कहना था कि वो किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करेंगे और नहीं की जाएगी अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। लेकिन अब हम राना सनाउल्लाह के जो बयानात देखते हैं, इंदिया तो ज़रूर देते हैं वो कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी होगी, इमरान खान साहब को हम पाबंदी सलासिल भी करेंगे। आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है जो इस वक्त मौजूदा मुल्की सूरत हाल है? आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 की जानिब हुकूमत को जाना चाहिए? देखिए, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, सियासी अदम इस्तेकाम जिस तरह क्रिएट किया गया है और माशी अदम इस्तेकाम है, तो इस मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने उनका एक अंदाज़ है गुफ्तगू का, वो अपने उस अंदाज़ के मुताबिक वो खुद ही अपने बयान की वजाहत कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं सुन रहे हैं मेरी बात कामरान? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, जारी रखिएगा। अच्छा, अब बात यह है कि कानून और आइन की बात है। जी, कानून और आइन की बात है। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं तकरीबन मुझे भी 50 साल हो गए वकालत करते और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में ही करता हूँ। इसमें एक शख्सियत और शख्सियात को एक तरफ रख दें, किसके हक़ में फ़ैसला आया है, किसके ख़िलाफ़ आया है। किसी के हक़ में नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये एक आइन और कानून की बात। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और आइन एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हम महतात भी हैं और जिसको हमने फॉलो करना है। और इसके तहत, आइन के तहत हर आदमी जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, मसलन मैं 2 दफ़ा सेनेटर रहा, 1 दफ़ा गवर्नर रहा, मैंने आइन का हल्फ उठाया, तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी ये आर्टिकल 6 की बात हो रही है, ये इस फैसले से पहले तो ऐसे ही हवा में बातें थी। मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 6 का मेरे सामने ये पैरा नंबर 12 खुला हुआ है, जो अपना जस्टिस मज़र साहब जो हैं उन्होंने, मियाँ खैल साहब ने जो फैसले में अपना नोट लिखा है, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन पे छोड़ा है। मगर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जिस तरह से फ्रॉम डे 1 ये सिचुएशन चली है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी, उसके बाद गवर्नर की तैनाती में जनाब सदर साहब ने जो रोल अदा किया और उसको लटका के बैठे रहे, और फिर पार्लियामेंट ने बिल पास किए और उन्होंने उसको असेंट नहीं दी। बहरहाल जो कुछ भी था, तो मैं ये समझता हूँ कोई भी सदर हो, वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है, ओहदा जो है फिर वो उस जमात से अलहदा कर देता है। स्पीकर इज सपोज टू बी कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सेम एज द केस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो ये जो आर्टिकल 6 की बात चल पड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद चली है। मेरी नज़र में पीटीआई के पास रिव्यू का एक चांस है। They can go to the Supreme Court। लेकिन सर अब हुकूमत की जहां तक जिम्मेदारी बनती है, अगर आर्टिकल 6 पे बात चली पड़ी है और आर्टिकल 6 पे इम्प्लीमेंट करवाना ही है, तो सबसे पहले जो सजा हो चुकी है डिक्टेटर के खिलाफ, उस पर पहले इम्प्लीमेंट करवाएं, फिर अवामी नुमाइंदगान को फांसी चढ़ाने की बात करें और उसके बाद उनको ट्रायल की बात की जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ बात अब ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी कर लेते हैं। 17 तारीख को ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और गेम चेंजर इस इंतखाब को कहा जा रहा है। गो के है तो ज़िमनी इंतखाब, लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी है, जिस तरह के जलसे किए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जिस तरह डेली बेसिस पर जलसे कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि आम इंतखाबात हो रहे हैं और वैसा ही माहौल बना हुआ है। फैसल साहब, आप समझते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, ये गेम चेंजर साबित होंगे? कामरान, ये गेम चेंजर ही हैं। अगर हमजा शहबाज साहब वजीर आला नहीं रहते पंजाब के, तो फिर शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जान लगाई जा रही है दोनों जानिब से। और ऐसी कैंपेन कभी भी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में कभी इससे पहले नहीं देखी गई। इमरान खान भी भरपूर जोर लगा रहे हैं, एक दिन में 2 जलसे कर रहे हैं और भरपूर अंदाज के अंदर जलसों के अंदर लोग आ रहे हैं। दूसरी साइड पर हुकूमत भरपूर मराद देने का ऐलान कर रही है, कोशिशें हो रही हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमजा शहबाज साहब कामयाब हो जाते हैं और वजीर आला रहते हैं, तो उनके वालिद साहब की हुकूमत को बहुत सहारा मिलेगा और वो आगे हुकूमत को खींचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस हुकूमत को गिरा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पंजाब के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ भी खेलेंगे और हम बहुत जल्द फिर इंतखाबात वाली सूरत में जा सकते हैं। इसलिए ये तमाम गहमा गहमी में नजर आ रही है। इसलिए हमें पूरी ताकत दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून की भी, और पीटीआई की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कैंपेन है। शायद ऐसी कैंपेन इससे पहले इमरान खान ने नहीं की, एक दिन में 2 जलसे इससे पहले कभी नहीं किए। आम इंतखाबात के अंदर भी एक दिन के अंदर 2 जलसे नहीं किए। बड़ी भरपूर कैंपेन इमरान खान चला रहे हैं। अब शांदाना साहिबा, अब बात सारी ये है कि 9 सीट्स कम से कम जीतनी है हमजा शहबाज साहब को, अगर वो वजीर आला बरकरार रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 10 जो थे वो इंडिपेंडेंट अराकीन थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतखाब जीता और बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे और अब वो दोबारा से इस वक्त जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट जो अराकीन थे उनके साथ अब नून लीग का वोट बैंक भी होगा, तो एक्सपेक्टेशंस वैसे इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स जीतने की हैं? शुक्रिया कामरान साहब। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट उठाई गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सेंटेंस, ये जुमला आपको अगर ज़रा अजीब लगे, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है मैं फिर औरंगजेब और बादशाहों के दौर में आ गई हूँ। डेमोक्रेसी इस मुल्क में नहीं है। आपको जो कहता है ना, वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की औलादें हेड ऑफ पार्टी, नून लीग की औलादें हेड ऑफ पार्टी, JUIF की औलादें हेड ऑफ पार्टी, QWP औलादें हेड ऑफ पार्टी। मुझे अब कोई एक पार्टी दिखा दे सिवाय जमात इस्लामी की, MQM के और PTI के, कि जो बगैर औलादों के चल रही हैं। ये पाकिस्तान उनके लिए पाला जा रहा है ना। वो कहते हैं फैटनिंग द काफ, कि भैंसे को मोटा करो कि जब इनकी औलादें आएंगी उसको सही तरह हलाल करेंगे। सो माजरत के साथ, या ANP देख लें, वो भी सही एक ही चीज़ है। सो अव्वल तो जमहूरियत की कोई लड़ाई नहीं हो रही है। ये डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज अपनी सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है। ठीक है, राना सनाउल्लाह जैसे साहब लोग जो हैं, जिन पे अपने 20 कत्ल के केस है, वो इंटीरियर मिनिस्टर लगता है इस हुकूमत में। यानी पूरी PDM में को कोई शरीफ, काबिल, गैर करप्ट बंदा नहीं मिला। इस आप सोच लें कि इनके लोगों की इस वक्त सोच क्या है। ये सिर्फ पावर की लड़ाई है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। और क्योंकि ये बाहर की डिक्टेशन से आ रही है, मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भेजूंगी। ये भी एक एक्सटर्नल अखबार है पाकिस्तानी, किसी ने नहीं लिखा। दे सेड कि बाइडन साहब को खान साहब पे सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उनका उनसे डोनाल्ड ट्रंप से क्लोज रिलेशन क्यों था। तो अब मुझे आप ये बताएं, अमेरिका का तो जो सदर है उसके साथ हर मुल्क क्लोज रिलेशन रखेगा, तो अगर माशाल्लाह वो भी इसी लेवल पे आ गए तो अल्लाह ही पाकिस्तान को। लेकिन शांदाना साहब, अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है, जो तनकीद करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, या फिर इस तरह की जो बातें करते हैं कि डायनेस्टीज के ऊपर हुकूमतें कायम की जाती हैं या फिर ख़ानदानी सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग तो ख़ानदानी सिस्टम वाले आपके साथ पहले भी मौजूद थे, जो चले भी गए, कुछ अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल रहते हुए इस सिस्टम के खिलाफ क्या जंग लड़ी, इसको खत्म करने की कोशिश की? देखें, मैं ये नहीं कह रही कि मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन ना लड़े। मैं ये कह रही हूँ कि जो बिलावल ज़रदारी साहब के बारे में आज उसके वालिद ने कहा है कि मेरी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बहुत ही एबनॉर्मल स्टेटमेंट है। कल को नेवी चीफ बोलेगा जी मेरा बेटा मेरे बाद नेवल चीफ बनेगा, उसकी सीट यहाँ रख दो।
कल को पिम्स का हॉस्पिटल का हेड बोलेगा कि जी मेरे इस अस्पताल का हेड तो मेरा ही बेटा होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बच्चे अपनी पेरेंट्स की नक्शे कदम में चलें, और अगर कोई पॉलिटिशियन के घर में बच्चे पैदा होते हैं जो पॉलिटिक्स में शौक रखते हैं, बिल्कुल करें। बट ये कि कोई गद्दी है कि गद्दी नशीनों को आगे देगी। और बिल्कुल आपने कहा हमारी पार्टी में भी 2 ऐसे खानदान है कि जो फैमिली दर फैमिली करते हैं इलेक्शन, बट वो हमारी फैमिली की, हमारी पार्टी की लीडर तो नहीं है ना। खान साहब का बेटा, ना भाई, ना बहन, कौन है इस पार्टी में खान साहब के अलावा? सो माजर के साथ मैं लीडरशिप की बात कर रही हूँ, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रही। मेरे बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं नून लीग में, अभी वालिद उनकी वफात पा गए, उनकी मिसेस भी हैं, उनके बेटे भी हैं, अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, उस पर कोई परवाह नहीं है। 3 एक खानदान के वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन when you want to be prime minister because your papa ji was prime minister, then something is wrong in this country. दूसरी बात आपने बात की जो 10 इंडिपेंडेंट्स आए थे पीटीआई में, अब चले गए नून में। आप एक वो कहते हैं ना, the one woman saves the entire country. डॉक्टर फहमीदा, जुबैदा जलाल, फहमीदा मिर्जा, सायरा बानो, गौस बख्श बहर साहब, इन सब के मैं इज्जत करती हूँ क्योंकि एलाइज होने के बावजूद ये लोग कहीं गए नहीं। उनको हर किस्म की थ्रेट्स हुई, हर किस्म की इनको पैसे ऑफर किए, पोजीशंस। और डॉक्टर्स फहमीदा मिर्जा की एक स्टेटमेंट है जो पत्थर पे लिखी जानी चाहिए कि कहती शर्म और हया का तकाजा ये था कि जब मैं इस हुकूमत से नाखुश थी मैं इस्तीफा दे देती काबीना से भी और असेंबली से, और मैं जाके बाय इलेक्शन लड़ती कि जी मुझे ये लोग नहीं पसंद। ये जो पंजाब के लोटे माजत के साथ इनको अदालत ने बरतरफ किया, इनको आर्टिकल 63A के हटाया गया, कोई अच्छी इज्जत वाले दिन से नहीं गए, इनको खींचा गया बाहर। तीसरी बात, आप बात करें कि जिन्हें डंकी एडी डंकी चोट का अगर हमारी हुकूमत को क्या होगा, माजरत के साथ आपने खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया कि अगर हमजा शहबाज ही रहेगा तो शहबाज शरीफ नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ कौन है? उसका वालिद है ना। तो अगर आपने ये टॉफियों की तरह पाकिस्तान बांट दिया, एक बेटे यही बात मैं रिजवाना साहब के सामने रखता हूँ। शांदना साहब, साहिबा साथ रहिएगा। रिजवाना साहब, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है? क्योंकि अब एक जानिब ये भी कहा जाता है कि अगर पंजाब नहीं रहा तो विफाक भी नहीं रहेगा, दूसरी जानिब जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो लोग शामिल हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे इलेक्शन जीतने के बाद, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट कर रही है जिनको पहले वो लोटा भी कहा करती थी। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ अच्छी नहीं है, और आपके अपने लोग ही उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है। ये एक सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर थे पहले, उनमें से कुछ लोग नाराज हैं तो दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। इसको हम तंग नजरी से क्यों देखें? अभी हमारी बहन शांदाना साहिबा बात कर रही थी डायनेस्टी की और फैमिली पॉलिटिक्स की। आप हिंदुस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, पाकिस्तान में, तो अब देखिए पार्टी के अंदर जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उसके मुताबिक लोग वोट देते हैं। लोग वोट ना दें, लोगों को एजुकेट करें, कोई और लीडरशिप ले आए। अब इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के बाद अगर उनकी कोई औलाद इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें किसी का क्या कसूर है? ये तो पाकिस्तान की सियासत में ऐसे चल रहा है। कोशिश की गई पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया गया, पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई। नून लीग के साथ क्या कुछ हुआ मैं उसके मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता। एग्जाइल, डिस्क्वालिफिकेशन, अकामे पे डिस्क्वालिफिकेशन, उस वक्त वही सुप्रीम कोर्ट मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और बगले बजाई जा रही थी, ठीक है जी। और JIT बनी, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसको मॉनिटर कर रहे थे। हो गया 90 दिन के रिमांड, बाप भी जेल में, बेटी भी जेल में, भाई भी जेल में, भतीजा भी जेल में। अभी वो केसेस पेंडिंग हैं, उनमें अभी तक जो है कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं है जिस पर के एक अल्टीमेट कन्विक्शन हो जाए, खुदा ना खास्ता, और वो केस हो। अभी बहन मेरी राना सनाउल्लाह के कत्ल के केस की बात कर रही थी। मैं रोज़ ये मीडिया में सुनता हूँ राना सनाउल्लाह पे 18 कत्ल के केस है, फलां है। एक इल्ज़ाम था हमारे किसी बंदे ने लगाया, 18 कत्ल के केसों को एक FIR तो सामने ला देना। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बतौर एक वकील के कह रहा हूँ। मैं कह दूँ फलां में 20 केस हैं कत्ल के, चोरी के केस है, कोई FIR ला दें, हाँ उसके खिलाफ एलिगेशन हो, बिल्कुल फिर बात बनती है। नंबर 1 वो भी फिर एलिगेशन ही होगी। अब पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत है, ज़िमनी इंतखाबात जो हैं बिल्कुल मुकाबले की जंग है। अब इनमें से 11 उम्मीदवार वो हैं जो आज़ाद जीत कर आए और उन्होंने उनको मुनहरिफ, मैं तो नहीं कहता मुनहरिफ, अलबत्ता वो हो सकते हैं जिन्होंने PTI का टिकट लेके और PTI के वोट लेके, PTI की सीट लेके बाद में वो दूसरी तरफ चले गए। 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद जीते एंड देन दे ऑन देयर ओन जॉइंट PTI, ठीक है ना जी।
उन 11 जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद जीते। उस वक्त PMLN भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, ठीक है जी। इस वक्त पोजीशन ये है कि उन 11 के 11 उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी इज सपोर्टिंग, PMLN इज सपोर्टिंग, बट इवन देन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन एंड सो मेनी प्रोग्राम्स मैंने यही कहा है कि सियासत होती है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जल्दी से सर मुझे बस बता दीजिए एक्सपेक्टेशंस कितनी है इस ज़िमनी इंतखाब से आपकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें जीत पाएगी इन 20 सीटों में से? बात जरूरी करनी है। ब्रेक सुने कामरान जी सर, कामरान ब्रेक के बाद सुने या ब्रेक से पहले सुन ले, मेरी एक बात बड़ी जरूरी है। जी जी बोलिए। बात ये है, ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान में ये पंजाब में हमजा शहबाज वजीर आला नहीं बनेंगे तो क्या होगा। हम तो अपोजिशन, हम तो भुगते बैठे हैं 90 दिन के रिमांड केसेस जो मैंने पहले अर्ज किया है। हमें अपोजिशन में जाने का कोई खौफ नहीं है। ये तो खान साहब है, इक़्तिदार से उतरे, कहते हैं मुझे उतारने से बेहतर तो एटम बम गिरा देते। अपोजिशन की सियासत जो है वो करते, पार्लियामेंट में बैठते, हम अपोजिशन में चले जाएंगे। हाँ, ये कौन सी बात है? वज़ारत आला कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नई बात है? ठीक, बहुत शुक्रिया रफीक रमजाना साहब, आपके वक्त का। शानदार गुलजार साहिबा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल अजीज साहब आप मौजूद रहिएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मुल्की मईशत के हवाले से ही बात करेंगे। नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम मेरी जंग में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत और उनके वज़रा मईशत की तबाही, तारीख की बदतरीन महंगाई, रुपए की डॉलर के हाथों रुसवाई, गैस बिजली की कीमतों में आवाम पर चढ़ाई और इस तरह के तमाम मसाइल की जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत और उनके दौर में IMF से किए गए मुआहिदों को करार देती आई है। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इमरान खान के दौर में IMF से किए गए मुआहिदे पर लान तान की जाती रही। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तो यहां तक कहा था कि मईशत की तबाही और महंगाई में इजाफा इमरान खान की IMF से मुआहिदे की वजह से हुआ है। इमरान खान ने जो मुआहिदे किए हैं, जब उनके चुंगल और दलदल से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगी और उसके बाद ही मईशत अपने ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन जिस कर्ज प्रोग्राम पर तनकीद की जाती रही, शहबाज शरीफ की हुकूमत पहले दिन से ही उस कर्ज प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों में लगी हुई है और इसके लिए IMF शराइत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी खात्मा किया गया था। बिजली के निर्ख भी इसी वजह से बढ़ाए गए थे और इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके और इंडस्ट्रीज पर टैक्स की शरह भी बढ़ाने और कुछ दूसरी शराइत पर भी इसी वजह से अमल किया गया था। और वही तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम की बहाली पर वजीर खजाना, वजीर खारजा और उनकी टीम को मुबारकबादों के ट्वीट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। IMF मुआहिदे को बारूदी सुरंग कहने वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आज IMF के साथ मुआहिदे होने पर कौम को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। उसके बारे में भी तक शोर रही है कि वो भी हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पिछले हफ्ते भी उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में मुआहिदा हो जाएगा। उससे पिछले हफ्ते भी यही बात कही थी कि 1-2 दिन में मुआहिदा हो जाएगा। और अब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी कर दी गई है, 100 यूनिट बिजली की कीमतों में कमी की गई है पंजाब के अंदर। तो इसके बाद भी IMF जो है वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हैं आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब और फैसल अजीज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, अब जो मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसे है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी कर दी गई है। अब IMF का मुआहिदा क्या इससे आपकी नज़र में डिस्टर्ब होगा? और ये जो कमी की गई है आम आदमी की जिंदगी पे उसका इफेक्ट किस तरह का होगा? क्योंकि हमने देखा यही है कि अशयाए खुरनोश कीमतें जब ऊपर चली जाती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जो पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी चीज़ों की कीमतें जब ऊपर चली जाती हैं, चाहे बस किरायों की बात की जाए, वो नीचे नहीं आती अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी हो जाए तो। देखिए, पहले तो मैं ये चीज़ वाज़ेह करूं कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है IMF और हुकूमत पाकिस्तान का, वो हो गया। यानी ये एग्रीमेंट हो गया कि पाकिस्तान को कौन कौन सी शराइत हैं जिन पे अमल करना होगा, उससे पहले कि ये सारा कुछ जो है ये IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाए, तो उसको प्रायर एक्शन कहते हैं। अभी जो एक सिग्नेचर होना बाकी है वो एक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज होता है कि हुकूमत पाकिस्तान कौन कौन सी इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसीज हैं जिन पे कि वो कमिटमेंट देती है कि वो अमल करेगी। उस पर अभी साइन होना बाकी है, वो शायद हफ्ता डेढ़ हफ्ता मजीद लगे उस पर, और उसके बाद फिर हुकूमत उनमें से बहुत सी चीज़ों पे एडवांस पे अमल करेगी और फिर ये
पाकिस्तान का केस जो है ये IMF के बोर्ड के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। तो शायद ये अगस्त का आखिरी हफ्ता आ जाएगा जब तक कि ट्रांच जो है वो रिलीज हो। रही बात जो आज की कीमतों में जो कमी की गई है, IMF की जो शर्त है जो कि हुकूमत को लाजमी माननी है वो ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो हर महीने बढ़ाएगी। 10 रुपये बढ़ा रही होगी वो डीजल पे, 5 रुपये बढ़ा रही होगी वो पेट्रोल पे, और 1 अगस्त को अब ये लेवी दोबारा बढ़नी है। अगर तो जो बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें हैं क्रूड ऑयल की वो इसी तरह से कम होती रही, जैसे आज की कीमत जो है आज $98 पर बैरल पे बंद हुआ है, यही क्रूड जो था ये चंद हफ्ते पहले $120 तक पहुंच गया था। तो अगर तो ये कीमतें जो है ये कम रहती हैं 1 अगस्त तक, तो फिर हुकूमत के पास ये क्वेश्चन होगा कि इन कीमतों को कम रख के 10 रुपये इसमें लेवी जो है वो बढ़ा दे और ओवरऑल प्राइस का इम्पैक्ट ना आए, उसमें इजाफा ना हो। लेकिन अगर आलमी मंडी में बढ़ गई तो जाहिर है कि फिर दोबारा भी यहाँ दोबारा बढ़ जाएगी। और इसका जो हमने कम किए हैं इस वक्त कीमतें, इसका असर क्या IMF मुआहदे पे भी होगा? अगर लेवी जो है वो नहीं बढ़ाएंगे तो फिर तो जाहिर होगा। अदरवाइज जो कम होती है उसका एक असर हो सकता है और वो है कि ओवरऑल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस रखना। तो हुकूमत जो है अगर वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में बैलेंस रख सकती है तो फिर तो वो कम कर सकती है, यानी ये पेट्रोलियम की कीमतें कम कर सकती है एज लॉन्ग एज के हर महीने वो पेट्रोल और डीजल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाती जाए, क्योंकि ये 50 रुपये पर लीटर तक जानी है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसल साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, इसको बहुत से लोग इंटरलिंक कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाब से कि ये ज़िमनी इंतखाब की वजह से कमी की गई है और नेक्स्ट मंथ से चाहे क्रूड ऑयल की कीमतें जो मर्जी हों, इन्होंने प्राइसेस फिर से बढ़ा देनी है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की है माशी, वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। तो आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाब को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो लोग इंतजार कर रहे थे कौन से खिताब करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना उनका खिताब नहीं आया था। वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो उनका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया। आज उन्होंने खिताब किया और खिताब का जाहिर है कोई ना कोई बेनिफिट तो जरूर है ना। तो ज़िमनी इंतखाबात का भी बेनिफिट है, जाहिर है बेनिफिट उठेगा, बिल्कुल उन्होंने पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश की और आज से 15 दिन के बाद फिर वो दोबारा से मलबा पूरी कौम पर डालेंगे। जाहिर है उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक के हवाले से जो मामला किए हुए हैं वो दोबारा से नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे वो, तो ये बिल्कुल लिया गया है। लेकिन कामरान, इन तमाम चीजों से बढ़कर मामला ये है कि जो पाकिस्तान में रोजगार देने वाले इदारे हैं, जो पाकिस्तान को की मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाली इदारे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव है हुकूमत का। मुसलसल सनतें बंद हो रही हैं, मुसलसल सनतें पाकिस्तान से बंद होकर बाहर जा रहे हैं सनतकार। कराची में बंद हो रही है, फैसलाबाद में बंद हो रही है, लाहौर में बंद हो रही है। ना गैस दे रही है हुकूमत, ना डीजल सही प्राइस पर दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना पानी दे रही है, और आपने शराय सूद बढ़ा दिया है, 15% शराय सूद है। अब पैसा रखे, कौन सरमायाकारी कर रहा है? ये जो बेरोजगारी में इजाफा किया है इस 3 महीनों में इस हुकूमत ने, मेरे ख्याल है तारीख में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई और मुसलसल हो रही है। और वो सियासी चालें चल रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बेटे की हुकूमत को बचाने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि इस बेरोजगारी, इस महंगाई, इस सनतकारों का जो एक चीखता चिल्लाता हुआ आवाजें, ये इनको वज़ीर-ए-आज़म को क्यों नहीं सुनाई दे रही? बस दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अभी तक जिस मकाम पे इवन पाकिस्तान मौजूद है, अभी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला ही जारी है। क़य्यूम साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त स्टैंड कहां पर करता है? अब जो हमें IMF की जानिब से पैकेज मिल जाएगा, उसके बाद हमारी माशी सूरत हाल में क्या फ़र्क आएगा? और गो के हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना तो यही कहते हैं कि अल्लाह करे कि ये लास्ट पैकेज हो जो कि IMF से हम लें। क्या ये बात आपको किसी जगह से भी दुरुस्त होती दिखाई देती है? क्या ये हो सकता है कि IMF से हमारा लास्ट पैकेज हो? ये बिल्कुल लास्ट पैकेज नहीं होगा। इसके बाद जो इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो दोबारा से IMF प्रोग्राम में जाएगी, क्योंकि आपके जो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस हैं, यानी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो इतनी हैवी है कि IMF के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। और यही वजह है कि कोई भी हुकूमत हो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है, वो PTI हो या वो कोलिशन हो, PDM कोलिशन, वो IMF को कोस रहे होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में जाते हैं तो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ये इट्स अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो
मेरा नहीं ख्याल कि ये लास्ट है। जो रही बात हमारी जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल की है, आवाम को जो फ़र्क पड़ता है वो महंगाई से है। महंगाई इस साल में कम नहीं होगी। अभी बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, और इसके अलावा जो टैक्सेशन है, जो रेवेन्यू आपने पूरा करना है, वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ रहा होगा। तो IMF प्रोग्राम की जो प्रायर कंडीशन है, बहुत सी महंगाई तो उसमें आ रही होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी शराइत मानना। कुछ अच्छी खबरें नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिल पर में रहम डाले और वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आवाम का भी कुछ सोचे। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।